नमस्कार दोस्तों, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। सीरिया पर विद्रोही गुट का कब्जा हो चुका है। हयात तहरीर अल शाम HTS जिसको बोलते हैं, उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। एक एक शहर अलेप्पो से लेते हुए अब दमिश्क पर भी उनका कब्जा हो चुका है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो दारा पर भी, जो अंतिम शहर बचा था उनका, दारा पर भी उनका कंट्रोल हो चुका है। ये सबकी जितनी खबरें आ रही हैं वो वेस्टर्न मीडिया से आ रही हैं, और वेस्टर्न मीडिया ने यह भी कहा कि जो वहाँ के राष्ट्रपति अल असद हैं वो उन्होंने देश छोड़ दिया है। और देश छोड़ के कुछ मीडिया से रिपोर्ट से आ रही है कि उनका जो जिस जहाज से जा रहे थे वो रडार से गायब हो गया है। अब वो मारे गए हैं या उनका प्लेन क्रैश हो गया, इसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही है। कुछ मीडिया ग्रुप ये भी बोल रहे हैं कि वो या तो रूस चले गए हैं या तेहरान चले गए हैं। जो भी बातें आ रही हैं अपुष्ट हैं, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो वेस्टर्न मीडिया के द्वारा आ रही है। लेकिन इतना तो तय है कि HTS जो है वहाँ का जो विद्रोही गुट है वो लगभग पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया है। और लोग भी जिस तरह रिएक्शन दे रहे हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। इससे ये लगता था कि जो असद सरकार थी उनका कंट्रोल अब कमज़ोर पड़ गया था पूरे सीरिया से, और सीरिया की कंट्रोल उनके कमज़ोर होने की वजह से ये विद्रोही इसका फ़ायदा उठाए हैं और पूरे सीरिया पर लगभग कब्जा कर चुके हैं। देखिए, पूरे सीरिया में अलग अलग गुट है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा पूरी सीरिया पे कब्जा कर चुके हैं। कुछ एरिया में कुर्द का है, अलग अलग गुट है, कुछ हिजबुल्लाह भी है अपना, वो कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये नहीं कहना, लेकिन एक बहुत बड़े भाग पर उनका कब्जा हो चुका है। देखिए, असद सरकार ये 10-12 दिन के अंदर कैसे कमज़ोर पड़ गई। मैंने असद सरकार के बारे में एक वीडियो पहले भी बना रखा है और इसके बारे में पूरे डिटेल बताया, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या क्या चेंजिंग आया है, ऐसा क्या हुआ है कि असद सरकार एकाएक 10 दिनों के अंदर धाराशायी हो गई। देखिए, एक तरह देखा जाए तो असद सरकार एक तरह से तानाशाही सरकार थी। ये इसलिए कि जब चुनाव होता था, हर 7 साल में चुनाव होता था, इनके जो पिता थे उनका नाम था अल असद हाफिज, जो एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर इनको तबातोड़ इनको विदेश से बुलाया गया। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई करने के बाद इनको तत्काल उनको बुलाया गया और उनको संविधान में कुछ बदलाव किए गए। पहले वहाँ पर 40 साल था राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन इनको वहाँ पर 34 साल किया गया, क्योंकि उनका एज 34 साल ही था। तो इसलिए तब इनको आनंद फानंद में इनको राष्ट्रपति बनाया गया, और तब से ये राष्ट्रपति ही हैं। 2000 की बात है और अब से ये राष्ट्रपति ही हैं। हर 7 साल में चुनाव होता है और यही चुन जाते हैं, यानी कि पार्टी ही जीत जाती है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कितना फ्री फेयर चुनाव हो रहा होगा, ये बातें आप अनुमान लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के इस रवैये की वजह से वहाँ के लोग नाराज थे, और उसका रिएक्शन दिखाई भी दे रहा है। लोग जिस तरह सड़कों पर आ रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो इससे लगता है कि लोग इनके जो राष्ट्रपति असद से उनसे नाराज थे, और इसका नाराज का फ़ायदा HTS ने उठाया। और देखिए, नाराज का फ़ायदा की बात नहीं है, जिनके बल पे ये टिके हुए थे असद जो थे, असद सरकार जिनके बल पर टिकी हुई थी, 2 चीज़ थे, एक ईरान और रसिया। रसिया अपना खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, और ईरान हिजबुल्लाह वाला मैटर में, जो इजराइल वाला मैटर था, आप जानते ही होंगे, उसमें उलझा हुआ है। हिजबुल्लाह पहले क्या होता था कि HTS का एक विरोधी गुट है हिजबुल्लाह, जो अभी इजराइल से लड़ रहा है। वो HTS जो है इनका एक विरोधी गुट है, और वो शिया सुन्नी वाला भी मैटर है इसमें। तो वो शिया लोग हैं और ये सुन्नी लोग हैं। तो शिया वाले जो लोग थे वो हमेशा असद सरकार उनको हथियार गोला बारूद पहुंचाती थी, और हिजबुल्लाह जाकर इजराइल वगैरह से लड़ते थे। लेकिन अब इनकी पकड़ कमज़ोर होने की वजह से उनको, और इजराइल ने जो काउंटर अटैक किया है हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। उसके सब बड़े बड़े नेता जो लीडर थे वो मारे जा चुके हैं। इस तरह वो हिजबुल्लाह भी एक तरह से मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, और रसिया जो है वो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, इसलिए रसिया भी आगे नहीं आया। और ईरान पर इजराइल ने लगातार हमला कर रहे थे, इसलिए ईरान भी एक तरह से अपनी प्रॉक्सी जो टीम थी, जो हिजबुल्लाह और हमास वगैरह, इनकी मदद से भी इनको बचा नहीं पाया। असद सरकार ये बात समझ गई थी कि बिना फॉरेन सपोर्ट के बल पे हम नहीं टिक पाएंगे, और इसलिए वो पीछे हट गए। अब ये न्यूज़ क्लियर है कि नहीं है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी जो न्यूज़ दिया है, चाहे रियूटर ने भी दिया है कि वो असद छोड़ चुके हैं, देश छोड़ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका विमान जो है रडार से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, या कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मीडिया ग्रुप ये कह रही हैं कि वो तेहरान पहुंच गए हैं, या कुछ कह रहे हैं कि रसिया अपने परिवार के साथ वो रसिया चले गए। अब ये कोई न्यूज़ का इस समय पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ये चूंकि युद्ध का माहौल है, अलग अलग न्यूज़ सोर्सेस से रिपोर्ट आ रही हैं, वो कितना क्लियर है ये बात नहीं मैं बता सकता हूँ। लेकिन इतना तो तय है कि असद सरकार जो एक लंबे समय से, इनके फादर्स, फिर ये एक 30-35 सालों से ये सत्ता पर बैठे हुए थे सीरिया के। पूरी सीरिया पर भी इनका कब्जा नहीं था, ये मैं नहीं कहूँगा पूरी सीरिया पर कब्जा था। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की कहानी कुछ अलग है। जिसका ज़्यादा क्षेत्र में कब्जा होता है वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देता है, और एक तरह से इनके साथ भी वही हुआ था।
एचटीएस का कब्जा था, पहले से भी एचटीएस अपना एक क्षेत्र पर अपना कब्जा करके बैठी हुई थी, और कुर्द जो है, जो तुर्की का बॉर्डर है, वहाँ पर कुर्द लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह इसमें कई रीजनल पावर भी थी जो सीरिया पर कब्जा करके बैठी हुई थी। और सीरिया के और जो एचटीएस के जो लीड, देखिए एचटीएस के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि 2011 में जब आईएसआईएस का जो वहाँ पर समस्या चल रही थी, आईएसआईएस अपने आप को पैठ बना रहा था, इराक और सीरिया पे अपना कंट्रोल बनाना चाह रहा था, तो उसी समय एक संगठन का उसने निर्माण किया था। उस संगठन का नाम था जमात अल नुसरा, और इसमें अबू जो बगदादी थे, अबू बकर बगदादी, उनका बहुत बड़ा रोल था बाद में। और इन अभी जो एचटीएस के जो लीडर हैं अबू मोहम्मद जुलानी, ये अबू बकर के ही संपर्क में थे और उनकी मदद से उन्होंने संगठन बनाया था। बाद में उन्होंने संगठन भंग करके फिर बाद में उन्होंने नया संगठन बनाया, हयात तहरीर अल शाम, एचटीएस इसको बोलते हैं। उसको पुराने वाले संगठन को उन्होंने भंग कर दिया और नया संगठन एचटीएस बनाया। और ये संगठन का सपोर्ट देखिए, इस संगठन पर अमेरिका ने इस पर बैन लगा के रखा है। इन्हें 2018 में जुलानी को उन्होंने वैश्विक आतंकवादी भी घोषित करके रखा है। लेकिन ये चूंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि ये लोग संगठन को भले आतंकवादी घोषित कर देते हैं, उनके ऊपर बैन लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर से सपोर्ट भी करते रहते हैं। अब इजराइल में हिजबुल्लाह को ये करना था क्योंकि असद सरकार उनको मदद देती थी, तो असद जो है वेस्टर्न मीडिया से थोड़ा अपोजिट थे, उनका विपक्षी थे और रूस के समर्थन में थे। तो इनडायरेक्टली वेस्टर्न जो कंट्री हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी ऐसे गुटों का। देखिए, जो विश्व के आतंकवादी की जिसकी बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात की पुष्टि हो जाती है। हर गुट अपनी पावर दिखाना चाहता है, उसके आगे उसने अपने बचने के लिए उसने एक ढाल धर्म का लगा लेता है। और यहाँ भी यही हुआ है। पूरे अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पता चलेगा आतंकवाद के पीछे यही वजह है। अब चूंकि एचटीएस जो है वेस्टर्न मीडिया ने इसको आतंकवादी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि वेस्टर्न कंट्रीज के कहीं ना कहीं विपक्ष में इसका पीछे से बैकडोर से सपोर्ट मिल रहा था। और इस सपोर्ट की बल से और हिजबुल्लाह के जो इजराइल से लड़ाई चल रही थी, हिजबुल्लाह और इजराइल में, और हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने से ये असद सरकार को सहूलियत नहीं मिल पाई, उनको जो पीछे सपोर्ट मिल रहा था, जो हमेशा देखिए पिछले आईएसआईएस जो की बात कर रहे हैं, आईएसआईएस को टक्कर दिया असद सरकार ने और आईएसआईएस को बढ़त को रोक दिया। एक बहुत बड़ा संगठन था आईएसआईएस, आपको पता ही होगा, तो उसको भी असद सरकार ने बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अचानक में ये 10-12 दिनों के अंदर क्या हुआ कि असद सरकार एकदम पीछे हट गई, उसकी पूरी आर्मी पीछे हट गई और एक को उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इसके पीछे जो वजह थी, हिजबुल्लाह जो जैसे गुट थे, जो ईरान के प्रॉक्सी जो टीम थी, वो असद सरकार को बैकडोर से सपोर्ट करती थी और रसिया का भी सपोर्ट था उनको। तो इसकी वजह से क्या होता था कि उनको ताकत मिलती थी। अब रसिया ईरान को पीछे हट जाने की वजह से इनको सपोर्ट मिल गया। ये अच्छी तरह जानते थे कि हम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉरेन सपोर्ट पर ही ज़्यादा टिके हुए थे, और इसलिए उन्होंने अचानक से उनकी आर्मी पीछे चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये इनका वॉर टैक्टिक्स भी है, तो जो भी है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि एचटीएस पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, और पूरे देश का मतलब कि एक बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है, और उन्होंने अपनी सरकार बनाने का भी दावा कर दिया है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हाजी अल जलानी, उन्हीं को बोला गया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे, वे वो कार्य देखते रहेंगे जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं बन जाती है, तब तक वही देखते रहेंगे। और जो उनके विपक्ष के नेता हैं, जो मतलब असद के जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, हादी अल बहरा, इन्होंने कहा है कि एक तानाशाही सरकार का अंत हो गया है। अब बोलेंगे ही क्योंकि इनको कभी मौका ही नहीं मिल पाता था, हर साल उन्हीं का चुनाव होता था, वही जीत जाते थे, हमेशा 7 साल में चुनाव होता था, हमेशा असद ही जीतते थे। तो इनको भी मौका मिल गया बोलने के लिए, और बोल रहे हैं। उन्होंने एक बात बोला कि जो पुराने जो सैनिक जो हैं असद की जो आर्मी के हैं, वो सरेंडर कर दें, और हमें कोई उनसे वैर नहीं है, हमें पता है कि वो लोग की आर्मी है, और हम जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करेंगे और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी बोला गया है कि आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना कार्य संभालते रहिए, नई व्यवस्था तब तक जब तक नहीं बनती है तब तक आप अपने वही व्यवस्था को चलाते रहिए। नई व्यवस्था होने के बाद देखा जाएगा कि कौन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या उसका रूपरेखा होता है, ये आगे तय होगा। तो कुल मिला के यही जो पुष्ट अपुष्ट जो भी खबरें आ रही हैं, कुल मिलाकर यही पता चलता है कि असद सरकार अब धराशायी हो चुकी है, मैदान छोड़ चुकी है, असद देश छोड़ चुके हैं, वो ईरान गए हैं, रसिया गए हैं, या जहां भी गए हैं कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन वो देश में नहीं है, कंट्रोल उनका खत्म हो चुका है। एचटीएस जो है वहाँ का विद्रोही गुट, वो पूरे सीरिया के एक बड़े भाग पर उसने अपना कब्जा बना लिया है। आगे जो जैसा अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।
आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर वगैरह कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।